नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो वृत्तांत पुस्तक थी उसका हम लोगों ने 2 से 3 पाठें पढ़ी है और 1-2 पाठें बाकी है जो कि हम लोग फर्स्ट रीडिंग में हमारा हेल्प करेगा, तो वो हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो में अवश्य पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ग्रामर जनसंचार वाले पुस्तक से एक अपनी जो पाठ था विभिन्न माध्यम, लेखनी के विभिन्न माध्यम, वो पाठ हम लोगों ने पढ़ा, समझने का प्रयास किया। मैंने प्रश्न उत्तर भी भेजे हैं, आशा है कि आपको वो भी समझ में आया होगा। आज हम वृत्तांत पुस्तक से पहला जो हमारा चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, उसका चयन करेंगे। ठीक है, कहानी तो काफ़ी बड़ी है बट हम लोग उसकी समरी के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आपके पास पुस्तक अवेलेबल है तो आप एक बार थ्रोली रीडिंग कर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि अंदर से भी क्वेश्चन है तो आप उसका समाधान कर पाएँ। सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसके कवि का नाम है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, इन्होंने यह कहानी जो है वह एक सामाजिक रूप में ही लिखा है, सामाजिकता को मेंटेन करते हुए लिखा है। और जैसा कि नाम से ही हम समझ जा रहे हैं कि सिल्वर वेडिंग का मतलब क्या है, अर्थात शादी की वर्षगांठ और 25वीं वर्षगांठ। सिल्वर वेडिंग मतलब 25वीं शादी की 25वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उसके ऊपर ये पूरी कहानी हमारी केंद्रीभूत है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र रहते हैं वह यशोधर बाबू रहते हैं। ठीक है, यह कहानी सर्वप्रथम स्टार्ट होती है उनके दफ्तर अर्थात उनके ऑफिस से। वह एक दफ्तर में काम करते हैं और वहीं काम करते करते शाम के जब 5 बजते हैं, तो शाम के 5 बजे के आसपास जब वो अपनी घड़ी देखते हैं तो 5:25 होती है। वहीं उनकी जो ऑफिस दफ्तर की जो वॉल की घड़ी रहती है वहाँ पे 5:30 होते हैं। ऑफिस के कुछ लोग आते हैं, अपना काम को समाप्त करके आते हैं, इनकी टेबल के पास आके बैठते हैं और बोलते हैं काम तो समाप्त हो गया है, चलिए घर चलते हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, अभी भी 5 मिनट जी। जैसा कि वो अपने कर्म के, अपने जो काम रहता है उसके प्रति बहुत निष्ठुर रहते हैं, ना 5 मिनट आगे ना 5 मिनट बाद, तो बोलते हैं अभी भी 5 मिनट बाकी है। तो वो जो और अन्य लोग रहते हैं, उनके कलीग्स जो रहते हैं, सहकर्मी जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं देखिए 5:30 ही हो रहा है। तो बोलते नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं जो घड़ी पहना हूँ अपने हाथ में वो हर सुबह मैं दूरदर्शन चैनल से मैच करके मिलाकर उसमें टाइम सेट करके फिर आता हूँ। आज की घड़ी जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन पहले की जो घड़ी होती थी उसमें हमें टाइम सेट करना पड़ता था, उस हिसाब से वो चलती थी। तो ऐसी बातें करते जो यशोधर बाबू रहते हैं वो काफ़ी मजाकिया व्यवहार के रहते हैं। वो अपनी हाथों को अपने सहकर्मियों के हाथों पे देते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनके सहकर्मी जो रहते हैं उनकी बातों को सद्भावनापूर्वक ना देने के बजाय हाथ को अपना पीछे की तरफ खींच लेते हैं। उसी समय उनको कृष्णनंद जी का याद आता है, जो कि उनसे एक और नई कहानी, यहीं पे एक दफ्तर की कहानी स्टॉप कर दी जाती है और एक नई कहानी उनको याद आती है बैक की तरफ, कि वह जो बहुत छोटे थे तो दिल्ली गए थे और दिल्ली, उनकी उम्र कम होने की वजह से उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। नहीं मिलने की वजह से जो कृष्णपंत जी जो थे, कृष्णनंद जी जो थे, वो उनको अपने ही घर में रसोई के लिए अपने काम पे रखे थे और जिसके दौरान वह उनको 50 रुपये देते थे हर रोज़ का, ताकि वह अपना भरण पोषण खाना पानी कर पाए। जिसकी वजह से कृष्णनंद जी जो थे वो क्या थे, मैंने पिछला अभी का जो जनरेशन चल रहा है उसकी जो मेंटलिटी थी उससे अपडेट नहीं थे वो। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज के समाज की जो सामाजिकता है, जैसा मानसिकता है वैसा वो नहीं सोचते, वो पहले की तरह मानसिकता को लेके चलते थे। और उनके साथ रहते रहते यशोधर बाबू भी जो थे वो भी उनकी ही मानसिकता को धारण कर चुके थे, इसलिए उनको अभी के समाज में चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो उनको उस समय उनकी याद आती है कि वो रहते थे तो वो हमेशा इनका सपोर्ट करते थे, और अभी के समय में अगर उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया तो वो उनका साथ देने के वजह देते और अपने हाथों को उनके हाथों पे रख के उन्हें बढ़ावा देते कि हाँ आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। लेकिन उनको यहाँ अपने सहकर्मियों से ऐसा व्यवहार नहीं मिलता, जिससे कि वह बहुत असंतुष्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं कि जिसकी वजह से ये आज के समाज से जो यशोधर बाबू रहते हैं उनका जो मेंटलिटी मैच नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है उनके बच्चों से भी मैच नहीं कर रहा होगा।
तो बच्चों से हमेशा उनका अनबन चलता रहता था कि उनसे उनकी मेंटलिटी मैच, उनके बच्चों का जो व्यवहार था वो उन्हें पसंद नहीं आता था कि बच्चे अपडेट रह रहे हैं, वो क्यों रह रहे हैं। आज के भी समाज में हम देखते हैं कि हम हो चाहे आप हो, हम लोग क्या, हमारी जो मेंटलिटी है, हमारी जो मानसिकता है उस समय से तो काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए जनरेशन गैपिंग की वजह से क्या होता है, मानसिकता में भी परिवर्तन होता है। तो हम जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप भी सेम सोचें, ठीक है, हमारे माता पिता भी वैसा सोचे, ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ठीक उसी तरह भी यशोधर बाबू के साथ भी होता है, उनके बच्चों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आता है। तो इतने में ही क्या होता है कि वो बाहर जैसे ऑफिस ख़त्म होने के साथ साथ वो कभी घर नहीं जाया करते थे, इधर उधर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। तो जैसे ही घूम फिर रहे थे, अचानक से किसी को डेट याद, किसी बात पे, एक घटना पे उनको आज का डेट याद आया, तो उनके सहकर्मी जो थे वो पूछे, अच्छा आज का डेट क्या है। तो वो बोलते हैं कि ओ आज का डेट तो शायद 6 फरवरी है। तो उसी पे उनको याद, ओ आज तो उनकी सिल्वर वेडिंग है, मतलब वेडिंग डे है। तो बोलते हैं अच्छा आपका वेडिंग डे है, तो आपकी शादी कब हुई थी। उनके जो सहकर्मी रहते हैं वो पूछते हैं, तो वो बोलते हैं हमारी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी, अर्थात 25 साल हो गए। तो मजाक में ही उनके जो सहकर्मी रहते हैं वो बोलते हैं अच्छा आपके 25 साल हो गए तो चलिए पार्टी दीजिए। लेकिन वह यह मेंटेलिटी से बिल्कुल भी वंचित नहीं थे, उनको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनसे कोई पार्टी ले या फिर उन्हें कोई पार्टी में बुलाए, क्योंकि उनको यह लगता था कि ये सारी जो मानसिकता है ये अंग्रेज़ों का देन है, ये हमारा देन नहीं है, तो हमें ये सब में सहयोग नहीं देना चाहिए। वो क्या करते हैं, झट से 10 रुपये निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं, कहते हैं आपको जो खाना है आप खा सकते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत भीड़ भाड़ है घर पे, बहुत सारे चप्पल रखे हुए हैं बाहर में फैलाए हुए हैं, घर के अंदर भी बहुत भीड़ है। भीड़ के अंदर ही वो जब बाहर से ही प्रवेश करने जाते हैं तब तक उनका बड़ा लड़का उनको दिखता है। तो बड़ा लड़का उनसे पूछता है कि आप कहाँ थे अभी तक। तो वो बोलते हैं अरे मैं थोड़ा सा वो इधर उधर घूमने गया था, थोड़ा सा घूम फिर के आ रहा था ऐसे। अच्छा ठीक है आप आइए, पूजा चल रही है, आइए बैठिए। वो ज्यों ही पूजा में बैठते हैं त्यों ही उन्हें पुनः याद आता है कृष्णनंद जी का। पूजा करते रहते हैं और उन्हें कृष्णनंद जी का बात याद आता है कि वो ना जाने कहाँ है, किस अवस्था में है, और उनकी जो मृत्यु हुई वह किस वैलिड रीज़न से हुई वो भी उन्हें पता नहीं, ये तो ऊपर वाला जाने और जो उनके साथ था वो जाने। क्योंकि वो ये मानते हैं जो कृष्णनंद जी जो थे उनके कोई आगे पीछे नहीं था। तो जिसके, हम जैसा कि जानते हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है उसका एकमात्र सहारा ऊपर वाला होता है। तो वो बोलते हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है उसकी मृत्यु क्या थी, क्यों थी, कैसे हुई, वो कोई नहीं जानता, एकमात्र वो जानता है जो कि मृत्यु को चला गया, और दूसरा ऊपर वाला जानता है कि क्यों हुआ। यही सोच रहे थे तब तक पूजा समाप्त होती है और वो बाहर की तरफ आते हैं। और वो बाहर की तरफ नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इंतज़ार करते हैं कि सभी लोग चले जाएं तब वो बाहर की तरफ निकले। ऐसे ही जैसा वो सोचते हैं धीरे धीरे सारे जितने गेस्ट थे अर्थात मेहमान थे वो धीरे धीरे बाहर की तरफ चले जाते हैं अपने घर को। जब वो चले जाते हैं तब यशोधर बाबू बाहर की तरफ आते हैं, और आने के पश्चात बहुत सारे वो तोहफे जो हैं वो बाहर दिखते हैं, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि शायद किसी का यह छूट गया है, तो वो अपने बच्चों से बोलते हैं शायद इतने मेहमान आए थे उन लोगों का कोई ये तोहफ़ा जो है ये छूट चुका है, तो उन्हें लौटा दिया जाए। तो उनके बच्चे बोलते हैं नहीं पिताजी, ये तोहफे आप लोगों के लिए हैं, आज आप लोग की वर्षगांठ थी इसीलिए ये लोगों ने तोहफ़ा लाया है। क्यों, एक उनकी बेटी जो रहती है एक तोहफ़ा ला के उनको देती है और कहती है इसे आप खोलिए, ये आपके लिए है। यशोधर बाबू उसे खोलते हैं, उसमें एक उलेन का गाउन रहता है बहुत बड़ा सा, जो कि जेंट्स लोग पहनते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे। तो उनकी पुत्री जो रहती है वो कहती है कि आपके लिए है पिताजी, आप इसका व्यवहार करें। तो वो यशोधर बाबू जो रहते हैं उन्हें लेने में बहुत खुशी होती है, वो खुशी अपनी व्यक्त करने ही वाले रहते हैं, क्यों ही उनके जो बेटा रहते हैं वो बोलते हैं पापा आप इसे अवश्य पहने और पहन के ही दूध लाने के लिए जाएं। उन्हें यह बात खटक जाती है, उन्हें इसलिए ये बात खटकती है कि मेरा बेटा
यह बोल दिया कि आप पहन कर जाइए बाहर, लेकिन यह क्या नहीं बोल पाया कि पिताजी अब आपको बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं ही अब जाऊँगा। तो उन्हें यह सारी बातें जो है ये खटकती रहती है, छोटी छोटी सी बातें, और वो अपने बच्चों के व्यवहार से काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन उनकी जो स्त्री रहती है, अर्थात उनकी जो पत्नी रहती है, वो अपने बच्चों के व्यवहार के साथ सम्मिलित हो जाती है, मतलब उनके हिसाब से वो चलना पसंद करती है, बच्चों के हिसाब से। लेकिन उनके जो पति रहते हैं वो बिल्कुल भी भिन्न रहते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही कृष्ण नंद जी के साथ रहे हैं और उनकी ही जो मानसिकता थी उसी को अनुसरण किए हुए हैं। इसलिए वह आज के समाज के साथ अपडेट नहीं रह पाते हैं, समाज के साथ नहीं चल पाते हैं, जिसकी वजह से उनके और उनके बच्चों में द्वंद्व हमेशा बना रहता है। और ऐसे ही कहानी में पहले की मानसिकता और अभी की मानसिकता में क्या तुलना है, क्या भिन्नता है, उसको दर्शाने की चेष्टा की गई है। आप लोग इसे एक बार अवश्य पढ़ें। मैंने समरी छोटे से में बता दिया, ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है। आप पढ़िए, समझिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम इस स्टोरी को वन बाय वन रीड करें और आपको समझाएं। इसलिए मैंने समरी आपको बताने का कोशिश किया। फिर भी आप पढ़ के खुद समझें। समझने के बाद आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, और प्रश्न उत्तर पे नेक्स्ट डे हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे। धन्यवाद।